मित्रों, मैं जैन शुभांशु आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं माई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। पिछले अध्यायों में हमने पढ़ा था कि कैसे उत्तरापथ दक्षिणापथ दो मार्ग चलते थे भारत में, जो कि पूरे भारत को व्यापार के माध्यम से जोड़कर रखते थे। इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं कि मौर्य जो साम्राज्य हुआ है, शक्तिशाली साम्राज्य हुआ है, उसके टूटने के बाद भारत की स्थिति क्या बनी, भारत में व्यापार कैसे चलता था, कौन कौन से नए नए राजवंश साम्राज्य उत्पन्न हो गए। इसी बात को हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो व्यापार था, अब वो व्यापार उत्तरापथ दक्षिणापथ के माध्यम से वहां से शिफ्ट होकर समुद्री तटीय इलाकों में शिफ्ट हो गया था। अब यहाँ से व्यापार बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया था। दूर दराज के देशों में समुद्री व्यापार ही होता था। अब जो नए राजवंश उत्पन्न हुए, तो दक्षिण भारत में भी नए नए राजवंश उत्पन्न हुए। नए राजवंशों के रूप में 3 राजवंश बहुत प्रसिद्ध माने जाते हैं, जिन्होंने कला संस्कृति में अपना अमूल्य योगदान दिया है। इनके नाम है चोर, चेर और पांड्यन। अब जब नए राजा आ गए तो नई प्रथाओं को उन्होंने उत्पन्न किया। इन्होंने क्या किया कि कर के बदले में उपहार लेने लगे थे। ये लोग कर के बदले में उपहार, सिर्फ नाम बदल दिया इन्होंने, काम तो वही रखा, क्योंकि राजस्व भी कर के माध्यम से ही आता था। अब वो कर के रूप में उपहार लेने लगे। जब इन्हें महंगे महंगे उपहार मिलने लगे तो इनके ऊपर कवियों ने बहुत सारे काव्य लिखे, जो कि तमिल भाषा में थे। इन्हें हम तमिल संगम काव्य के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं पश्चिम भारत की स्थिति क्या थी। तो पश्चिम भारत में दक्षिणापथ, जो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि दक्षिणापथ जो नीचे से प्रारंभ होकर ऊपर बिहार तक आता था, दक्षिणापथ पर सातवाहन वंश का उदय हो गया था, राज्य हो गया था। और सातवाहन में श्री सातकर्णी का नाम प्रमुख रूप से हम देख सकते हैं। बात करते हैं रेशम मार्ग की, तो हम जानते हैं कि रेशम मार्ग पर कुषाणों का अधिकार था। कुषाणों का प्रभाव उस समय इतना बढ़ गया था कि दक्कन तक उनका प्रभाव हो गया था। बात करते हैं गुप्त साम्राज्य की। गुप्त साम्राज्य क्या था, गुप्त साम्राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका प्रभाव कितने काल तक रहा और अंत कहाँ जाकर हुआ, इन सबको हम समझते हैं। गुप्त साम्राज्य 4वीं सदी में 2 महान राजाओं के मध्य युद्ध हुआ भारत में। एक तो कुषाण थे, जो कि रेशम मार्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर रहे थे। कुषाण तथा गुप्त साम्राज्य। अब यहाँ से क्या था कि गुप्त वंश की स्थापना होनी थी, तो उनके जो राजा थे इन दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। कुषाण हार गए, गुप्त जीत गए। यहीं से गुप्त वंश की स्थापना हो गई। गुप्त वंश के लोग वैश्यवर्णी कहे जाते थे। 300 साल तक इन्होंने अपना जो निरंतर राज्य किया। राज्य में इन्होंने विविध कलाओं का विकास किया, संगीत कला, साहित्य कला, सृजन कला, चित्रकला, सबका विकास इनके राज्य में हुआ। इसलिए भारत के इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल को हम कह सकते हैं, क्योंकि इस काल की अनेक स्वर्ण मुद्राएं हमें आज भी प्राप्त होती हैं। इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया था, जो बाद में अंग्रेजों ने भी किया। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने सैन्य अभियान चलाए पूरे देश में और पूरे देश को एक करके रख दिया। अब एक क्षत्र राज्य गुप्त साम्राज्य का हो गया था। विक्रमादित्य इनके प्रमुख शासक माने जाते हैं। विक्रमादित्य एक कुशल प्रशासक तो थे ही, कुशल राजा तो थे ही। वो एक अपनी सेना को चलाना जानते थे, लेकिन साथ साथ में वो साहित्य, संगीत, कला, इन सब के भी प्रेमी माने जाते हैं। इनके काल में साहित्य का, संगीत का, कला आदि का बहुत अधिक विस्तार हुआ, बहुत अधिक विकास हुआ। अब लेकिन 6वीं सदी आते ही इनका अंत हो गया। 6वीं सदी आते ही इनका अंत हुआ तो भारत में फिर छोटे छोटे टुकड़े में राज्य बट गए। अब यहाँ से बात करते हैं हम राजा हर्षवर्धन की। राजा हर्षवर्धन जो थानेश्वर अथवा थानेसर दोनों नाम मिलते हैं, यहाँ के राजा थे। ये पुष्यभूति परिवार के सदस्य थे और लगभग उत्तर भारत पर इनका अधिकार हो गया था। इनका प्रभाव कलिंग, मगध, इनका प्रभाव जो था वो कलिंग लगभग संपूर्ण भारत और गुजरात पर हो चुका था। लेकिन 647 ईस्वी में इनकी भी मृत्यु हो गई और इनके बाद फिर छोटे छोटे राज्य भारत में अब धीरे धीरे गाड़ी जो है वो 8वीं सदी में आ गई है। 8वीं सदी में क्या हुआ कि जो बापा रावल थे मेवाड़ के शासक और दूसरे थे मोरी शासक,
इन दोनों में बहुत भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन इसमें बापा रावल जीत जाते हैं और चित्तौड़ पर भी जो चित्तौड़ के मौर्य शासक थे वो हार जाते हैं। चित्तौड़ पर भी जो गोहिल वंश था वो स्थापित हो गया था, क्योंकि बापा रावल जो थे वो गोहिल वंशी माने जाते थे। गोहिल राजवंश को समझना है तो मेवाड़ को समझना पड़ेगा। उसके पहले हम ये समझते हैं कि उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश कौन से थे और दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश कौन से थे। तो लिस्ट आपकी स्क्रीन पर आ गई है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। अब हमें गोहिल को समझना है तो मेवाड़ को समझना पड़ेगा, क्योंकि मेवाड़ के शासक गोहिल राजवंश था। मेवाड़ की इतिहास में भौगोलिक स्थिति क्या थी उसको समझते हैं। मेवाड़ का प्राचीन नाम आता है, मेवाड़ का प्राचीन नाम मेदपाट कहा जाता है। यहाँ पर मेवाड़ चूंकि एक बहुत बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ था, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग खनिज, अलग अलग व्यापार के केंद्र बने हुए थे। मेवाड़ में एक जावर क्षेत्र है, वहां पर सीसा, जस्ता, चांदी मिलती थी। सलुम्बर के क्षेत्र में आंजड़ी नामक स्थान पर तांबा मिलता था और ईसवाल नामक स्थान पर लोहा पिघलाने के बड़े बड़े कारखाने स्थापित हो गए थे। क्योंकि अब यहाँ पर ये इतनी व्यापारिक गतिविधियां हो गई थीं, तो ये व्यापारिक मार्ग भी बन गए थे। उस समय व्यापार इन्हीं मार्गों के थ्रू होता था। ये जो मार्ग था, थार के रेगिस्तान से लेकर अरब कंट्रीज तक ये मार्ग जाता था, और वहां से जो लोग आते थे अरब से, वो इसी मार्ग के थ्रू मेवाड़ तक घोड़े लाते थे। इसके बाद ये संपूर्ण उत्तर भारत में बेचे जाते थे। जो व्यापारी अपने देश से व्यापार दूसरे देश में करते थे, उनके नाम भी हमें उपलब्ध होते हैं दो ग्रंथों के माध्यम से, कथासरित सागर तथा कुबलय नामा इनके माध्यम से, कुबलय माला इनके माध्यम से हमें उनके व्यापारियों के नाम पता चलते हैं। अब हम मेवाड़ की सीमा देख लेते हैं। मेवाड़ की सीमा चारों दिशाओं में कहाँ कहाँ तक फैली थी। तो उत्तर में कोठारी नदी तक मेवाड़ की सीमा फैली थी। पूरब में चंबल नदी मेवाड़ की सीमा तय करती थी। पश्चिम में आड़ावल का संपूर्ण पर्वतीय प्रदेश मेवाड़ की सीमा बताता था, और दक्षिण में माही नदी के तट तक मेवाड़ की सीमा मानी जाती थी। बात करते हैं गोहिल राजवंश की। उसका परिचय क्या था? जो कि मेवाड़ का राजवंश था, इसलिए प्रसिद्ध राजवंश बन गया था। गोहिल राजवंश की स्थापना एक गुह्य दत्त नामक पुत्र से हुई। गुह्य दत्त क्या था कि जब ये गर्भ में था तो रानी पुष्कलावती और वहाँ के इनके जो राजा थे, उन्हें अपना राज्य छोड़कर पहाड़ों पर आश्रय लेना पड़ा था। रानी पुष्कलावती ने गुफा में गुह्य दत्त को उत्पन्न किया था, जन्म दिया था, इसलिए इसका नाम गोहिल रखा गया। चूंकि संस्कृत में गुफा को गुहा कहते हैं, इसलिए इसका नाम भी गुफा के नाम पर गोहिल रखा गया। बाद में जब ये बड़ा हुआ तो इसने पहले संपूर्ण आड़ावल के क्षेत्र पर अपना राज्य स्थापित किया, स्वयं को वहां का राजा घोषित कर दिया। धीरे धीरे मेवाड़ पर भी गोहिल राजवंश 566 ईस्वी में इसने स्थापित कर दिया। मेवाड़ का जो वंश था वो सूर्य वंश से संबंधित होने के कारण मेवाड़ के राजवंश सूर्यवंशी भी कहलाते थे। और अठपुर अभिलेख में हमें ये प्राप्त होता है कि गोहिल राजवंश जो था वो रघुकुल से उत्पन्न हुआ था, इसलिए ये इनके वंशज भी माने जाते हैं। यह राजवंश जो था वो 5 शाखाओं में बट चुका था। सबसे पहला नंबर आता है आहाड़ एवं नागदा के गोहिल, किष्किंधा के गोहिल, चाटसू के गोहिल, मालवा के गोहिल और 5वां बागड़ के गोहिल। इस प्रकार गोहिल राजवंश था। गोहिल राजवंश में एक बापा रावल नाम का महान शासक उत्पन्न हुआ है। ये गोहिल वंशी थे तथा दूसरों की हमेशा मदद किया करते थे। जब नागभट्ट पर अरब के शासकों ने आक्रमण कर दिया था तो इन्होंने अपनी सहायता प्रदान की थी तथा आगे भी सहायता प्रदान करने का वचन नागभट्ट को दिया था। इससे क्या हुआ कि एक बॉन्डिंग बन गई और नागभट्ट जो था वो हमेशा अरबों के प्रति जीतता रहा। अरब शासकों से वो कभी नहीं हारा और उसने उस अरब शासकों को भारत में प्रवेश नहीं करने दिया। लेकिन 753 ईस्वी में ये जो बापा रावल थे इनकी मृत्यु हो गई। इसी समय पश्चिम भारत में क्या चल रहा था? तो पश्चिम भारत में नया साम्राज्य उत्पन्न हुआ था जिसका नाम था प्रतिहार राजवंश। प्रतिहार का मतलब होता है द्वार का रक्षक। ये लाइन आप याद रखना, आगे बहुत काम आने वाली है प्रतिहार के संबंध में कि इनको प्रतिहार क्यों कहते हैं।
अब बात करते हैं उत्तर भारत के प्रमुख राजवंशों की। जो अन्य राजवंश थे उत्तर भारत में, उनमें सबसे पहले आते हैं प्रतिहार। जो कि मैंने पहले ही बता दिया है कि प्रतिहार का मतलब होता है द्वारों का रक्षक, द्वार का रक्षक। तो इनको प्रतिहार क्यों कहते हैं, तो इसकी बहुत सारी अलग अलग कथाएं हमें सुनने को मिलती हैं। साहित्यिक साक्ष्यों में ये रघुवंशीय, क्षत्रिय तथा लक्ष्मण के वंशज माने जाते हैं, इसलिए इनको प्रतिहार कहते हैं। बाउक के जोधपुर अभिलेख में ऐसा कहा जाता है कि चूंकि लक्ष्मण ने प्रतिहार का काम किया था, जब सीता, राम और लक्ष्मण तीनों वनवास के समय वनवास काल में थे, तो राम और सीता अंदर कुटिया में निवास करते थे और लक्ष्मण प्रतिहार का काम करते थे। तो लक्ष्मण ने प्रतिहार का काम किया था और उन्हीं के वंशज ये माने जाते हैं, इसलिए इनको भी प्रतिहार नाम दे दिया गया। मेहर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में वत्सराज को क्षत्रिय पुंगव, पुंगव मतलब होता है श्रेष्ठ, और क्षत्रिय पुंगा मतलब होता है जो क्षत्रियों में श्रेष्ठ हो, क्षत्रियों में सिरमौर हो तथा अपने सुचरित्र से इक्ष्वाकु वंश की उन्नति करने वाला कहा गया है। इस प्रकार प्रतिहार वंशों के माध्यम से, प्रतिहार वंशों के संबंध में, राजवंश के संबंध में हमने जानकारी प्राप्त की। अब बढ़ते हैं अगले राजवंश की तरफ। इनका नाम है चौहान राजवंश, जो कि सपाद लक्ष्य, एक क्षेत्र विशेष का नाम था सपाद लक्ष्य। यहाँ के ये राजा माने जाते थे। सांभर से लेकर नागौर तक तथा जांगल प्रदेश, यह जो पूरा प्रदेश था, यह सपाद लक्ष्य के नाम से जाना जाता था। चौहान लोग यहीं के राजा थे। चौहान जो कि प्राचीन छत्रपुर मतलब नागौर, जहाँ पे गोहिल राजवंश की स्थापना, गोहिल के जो मुख्य थे गोहिय दत्त, उनका जन्म हुआ था नागौर के पर्वतों में। वहीं पर ये चौहान जो राजवंश था, ये वहाँ के राजा थे। सूर्यवंशी कहा जाता है इनको। हम्मीर महाकाव्य तथा पृथ्वीराज विजय के अनुसार ये लोग सूर्यवंशी थे। कुछ लोग इन्हें चंद्रवंशी भी मानते हैं, कुछ लोग इन्हें अग्निवंशी भी मानते हैं। क्योंकि इनके जो वंश था चौहान या चहुमान, दोनों नाम मिलते हैं। चूंकि इनके जो मूल पुरुष थे, मूल वंश जिन्होंने स्थापित किया था, उनका नाम चहुमान था, इसलिए इस वंश का नाम चहुमान पड़ गया और बाद में कालांतर में इसको हम चौहान के नाम से जानने लगे थे। पृथ्वीराज चौहान इस चौहान वंश के महान सम्राट हुए, जिन्होंने तराइन में 2 युद्ध लड़े। तराइन के 2 युद्धों में वो मोहम्मद गौरी से लड़े। पहले युद्ध में तो ये जीत गए थे और इन्होंने मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया था, लेकिन इनकी यही गलती दूसरे युद्ध में इन्हें मृत्यु के घाट उतार ले गई। अब बात करते हैं कि गोहिल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट चौहानों का संबंध। ये जो 4 वंश थे, ये आपस में बहुत ज्यादा संबंध थे। किसी वंश में विवाह आदि के माध्यम से संबंध हो गया था, तो किसी में लड़ाई के माध्यम से संबंध टूट गया था अथवा हो गया था। इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। इसको समझ लेते हैं एक बार, किसका किसके साथ कैसा संबंध बना। 4 राजवंशों की हमने चर्चा की, गोहिल, प्रतिहार, राजपूत और चौहान। इन चारों की हमने चर्चा की। गोहिल में बाप्पा रावल नाम के जो महान शासक हुए हैं, उन्होंने किसकी मदद की थी, तो हमने पहले पढ़ा है। उन्होंने मदद की थी नागभट्ट की, नागभट्ट द्वितीय की। नागभट्ट द्वितीय कौन थे? प्रतिहार सम्राट थे, प्रतिहार के राजा थे नागभट्ट द्वितीय। तो इन दोनों में एक मित्रता बन जाती है। इन्होंने अरब को हरा दिया था इनकी सहायता से, इस प्रकार से। और बप्पा रावल की पीढ़ी में आगे चलकर जो 7वीं पीढ़ी आई, उनकी 7वें राजा बने, उनका नाम था रावल कुमार। इनका जो तीसरा पुत्र था, उसका नाम था भातृभट्ट। अब ये भातृभट्ट जब विवाह के योग्य हो गया, तो राजपूत की राजकुमारी जो थी उस समय की, उनका नाम था महालक्ष्मी। इनके साथ इनकी शादी हो जाती है और इन दोनों से एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम था अल्लट। अल्लट की बाद में ये मेवाड़ का राजा बनता है। इनकी सहायता महालक्ष्मी का जो परिवार वो करता है। राजपूत परिवार जो महालक्ष्मी का है, वो इनकी सहायता करता है देवपाल प्रतिहार को हराने में। इस प्रकार ही अल्लट जो था वो देवपाल प्रतिहार को हरा देता है। इतना हमें समझ में आया इन तीनों का संबंध क्या था, गोहिल का, प्रतिहार का और राजपूत का। अब चौहान का संबंध हम देख लेते हैं। अभी तक हमने मुख्य रूप से गोहिल और राजपूत का संबंध देखा, जो विवाह के बहाने से जुड़ गया था। अब प्रतिहार और चौहान का क्या संबंध था, तो चौहान का एक राजा हुआ गोवक प्रथम।
इनकी बहन थी कलावती, ठीक है, इनकी बहन कलावती थी। और इधर जो प्रतिहार ये राजा था, प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय, इनके साथ इन कलावती का विवाह हो जाता है, शादी हो जाती है। तो इस प्रकार इन दोनों का संबंध भी जुड़ जाता है। इस प्रकार इन चारों का संबंध किसी न किसी तरीके से जुड़ जाता है। अलग अलग मंत्री होते थे जो कि उस क्षेत्र का प्रधान कहा जाता था। इस प्रकार और इन सब के ऊपर राजा होता था। राजा जो था वो अपने मंत्रियों को स्वयं ही चुनता था और कभी कभी तो ये वंश के भी प्रमुख लोग भी मंत्री पद ग्रहण कर लेते थे। बाद में चौथा स्तंभ आता है। चौथा स्तंभ में शासकीय विभाग। शासकीय विभाग जो था वो एक यूनियन, शासकीय विभाग जो था वो एक केंद्र सरकार जैसा काम करता था। मतलब कि गृह राज्य पर तो इसका अधिकार होगा, लेकिन छोटे छोटे गांव कस्बे जो हैं उन पर वहां का जो पंचायतें होंगी, वहां के जो शासक होंगे, छोटे छोटे वहां के जो अधिकारी होंगे, उनका राज्य स्थापित हो जाता था। इसे हम भारत की व्यवस्था से भी जोड़ सकते हैं कि जैसे सबसे पहले जो आते हैं वो मंत्रिमंडल, उसमें भी प्रधान होते हैं, वो प्रधानमंत्री कहलाते हैं। प्रधानमंत्री का अपने मंत्रिमंडल पर अधिकार रहता है, मंत्रियों का विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार रहता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी शासन व्यवस्था लागू थी। गृह राज्य मतलब जो केंद्र होता था वहां पर सीधा राजा का शासन चलता था। शेष साम्राज्य जो था वो बट गया था भुक्तियों में। जो साम्राज्य था वो भुक्तियों में, भुक्ति मतलब स्टेट जिन्हें कहते हैं, प्रांत जिन्हें कहते हैं, वहां उनमें बट गया था। अब जो ये प्रांत थे वो मंडलों में मतलब जिलों में बट गए थे, और जो जिले थे वो विषयों में, मतलब जो मंडल थे वो विषयों में। चूंकि जिले में बहुत सारी तहसीलें होती हैं तो विषय मतलब तहसील होता है, और जो मंडल थे वो विषयों में बट गए थे। इस प्रकार इनकी राज्य व्यवस्था चलती थी। इस प्रकार हमने समझा कि मौर्योत्तर भारत क्या था, भारत की शासन व्यवस्था क्या थी, व्यापार व्यवस्था क्या थी। तटीय क्षेत्रों के माध्यम से व्यापार बहुत प्रमुखता से पाया जाता था। उत्तर भारत, दक्षिण भारत में कौन कौन से राजवंश उत्पन्न हुए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी आपको वीडियो मिलती रहे।